हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो डीसी मशीन स्टार्ट करने से पहला हम लोग एक डीसी मोटर का सबसे पहला जो बेसिक कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि डीसी मशीन में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे, जो बेसिक जो हमारे जो कंस्ट्रक्शन होगी डीसी मशीन के, उसमें हम लोग पढ़ेंगे आर्मेचर के बारे में, कम्यूटेटर के बारे में, ब्रशेस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, पोल के बारे में बात करेंगे, पोल शू के बारे में बात करेंगे। तो ये जितने भी जो कंस्ट्रक्शन है इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं प्रैक्टिकली, फिर उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे थ्योरेटिकली। और ये जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन होगा ये बहुत हद तक के हमें मदद करेगा आगे के जो कंसेप्ट है उसे समझने के लिए। तो यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया, ये है बेसिकली डीसी मोटर। यहाँ पर हमें पता है ये मोटर को हमने बहुत बार देखा है, ये जो मोटर है इसको हम लोग एज अ मोटर भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम लोग इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो आउटपुट में हमें कौन सी एनर्जी मिलेगी, मैकेनिकल एनर्जी मिलेंगी। जो शाफ्ट हमें जो दिखाई दे रहा है ये घूमेगा, राइट। ये जो शाफ्ट हमें जो दिखाई दे रहा है ये घूमेगा। सिमिलरली जब हम लोग ये शाफ्ट को घुमाते हैं, तो बेसिकली होता क्या है, ये जो मोटर है जनरेटर के तौर पर एक्ट करती है। बेसिकली जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मतलब ये जो डिवाइस है इसको हम लोग डिवाइस बोलते हैं या फिर बोल सकते हैं मशीन। जब हम लोग ये मशीन को इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो आउटपुट में हमें मिलेंगी मैकेनिकल एनर्जी, शाफ्ट घूमेगा। और जब हम लोग ये मशीन को मैकेनिकल एनर्जी देंगे तो आउटपुट में हमें कौन सी एनर्जी मिलेंगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेंगी। तो जो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, शाफ्ट को जब हम लोग घुमाएंगे तो हमें आउटपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेंगी। और ऐसे केस में जो मशीन होगी वो जनरेटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगी, एज ए जनरेटर काम करेंगी। सिमिलरली जब हम लोग ये मशीन को इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो आउटपुट में हमें कौन सी एनर्जी मिलेंगी, मैकेनिकल एनर्जी मिलेंगी। तो जो मशीन है वो मोटरिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगी, ये जो मशीन है वो एज अ मोटर के तौर पर काम करेंगी। तो यहाँ पर आप इसको मोटर मत कंसिडर करो, कॉन्सेप्ट को अगर आपको समझना है आप इसको मशीन कंसिडर करो। ये मशीन इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन प्रिंसिपल पर काम करती है। जब आप इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे तो आउटपुट में आपको मिलेंगी मैकेनिकल एनर्जी। जब आप मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो आउटपुट में आपको मिलेंगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसके जो बेसिक जो पार्ट्स है इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला हमें ये जो दिखाई दे रहा है ये है बेसिकली गियर। ये गियर है और ये जो गियर है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं वार्म गियर। और यहाँ पर जब हम लोग मैकेनिकल आउटपुट ऑब्टेन करेंगे तो ऐसे केस में जो मैकेनिकल पावर है उसे हमें ट्रांसमिट करना होता है। तो ट्रांसमिशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली ये मैकेनिकल पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं गियर। अभी इसके इंटरनल कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये कैपेसिटर लगा है, कैपेसिटर की क्या रिक्वायरमेंट होती है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग देख लेते हैं, मेन कंस्ट्रक्शन जो कि आगे हमें समझने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सबसे पहले हम लोग इंटरनली देखते हैं। यहाँ पर इंटरनली हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें मैग्नेट दिखाई दे रहा है। आप पेन की निब को केयरफुली नोटिस करना, ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है मैग्नेट। मैग्नेट की वजह से क्या क्रिएट होती है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्रिएट होती है। हमें पता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन के लिए जो मैग्नेटिज्म होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्टेन करने के लिए हमने यहाँ पर लगा के रखा है मैग्नेट। तो यहाँ पर ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट की वजह से बनती है बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, राइट। ये मैग्नेट की वजह से बनती है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, ये मैग्नेट, राइट। अभी यहाँ पर ये वाले पार्ट के ऊपर आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं आर्मेचर। ये हमें जो दिखाई दे रहा है केयरफुली नोटिस करना है, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं आर्मेचर, राइट। और यहाँ पर ये आर्मेचर के ऊपर ये जो कॉपर जैसा आपको जो वायर जो दिखाई दे रहा है, पेन की निब केयरफुली नोटिस करना है, जो कॉपर जैसा वायर जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये आर्मेचर और आर्मेचर वाइंडिंग क्यों हमने कंसिडर किया है, यहाँ पर ये वाइंडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि हमें कंडक्टर चाहिए, जैसे कि हमने डिस्कस किया था करंट कैरिंग कंडक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसे हमें कहाँ पर रखना होता है, उसे हमें रखना होता है ये मैग्नेटिक फील्ड में। तो जो हम लोग ये करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उस पर फोर्स लगेगा जिसको हम लोग बोलते हैं लॉरेंस फोर्स, डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल। तो यहाँ पर ये जो कंडक्टर है हमें पता है ये जो कंडक्टर है ये कंडक्टर करंट तो कैरी कर सकता है, मगर ये जो कंडक्टर है इस पर हमें ये जो कंडक्टर है इसे हमें किसी चीज़ के ऊपर लपेटना होता है। और वो जो पर्टिकुलर जो चीज़ होती है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं आर्मेचर, राइट। तो यहाँ पर ये जो आर्मेचर होता है उसके ऊपर हम लोग वाइंडिंग को लपेटते हैं और ये जो वाइंडिंग हमने जो लपेटा इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। और यहाँ पर आप देखो ये जो आपको जो दिखाई दे रहा है आर्मेचर, ये बेसिकली बना होता है लैमिनेटेड स्टील का। ये लैमिनेटेड स्टील का इसलिए बना होता है ताकि जो एडी करंट लॉस है उसको हम लोग रिड्यूस कर पाए। तो यही रीज़न की वजह से जो आर्मेचर होता है ये बेसिकली बना होता है लैमिनेटेड स्टील का। तो यहाँ पर ये आपको जो दिखाई दे रहा है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं आर्मेचर। ये आपको जो दिखाई दे रहा है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं आर्मेचर। पेन की टिप आप केयरफुली नोटिस करना, राइट।
और यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये वाला आर्मेचर केयरफुली नोटिस करना, आर्मेचर का ये वाला पार्ट, पैन की नीब केयरफुली नोटिस करना, आर्मेचर का ये वाला पार्ट और यहाँ पर ये वाला पार्ट, और बीच में हमने क्या दे दिया, बीच में हमने दे दिया गैप। तो इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं, जो गैप हमने जो कंसीडर किया इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्लॉट। और जिस स्लॉट में ही हम लोग बेसिकली रखते हैं वाइंडिंग, जिस स्लॉट में ही हम लोग वाइंडिंग को प्लेस करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर आप ये पार्ट को अगर केयरफुली नोटिस करो, आर्मेचर वाले पार्ट को, यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये जो पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है ये एक्सटेंडेड आपको दिखाई दे रहा है, राइट। यहाँ पर ये आपको कर्व जैसा दिखाई दे रहा है, ये आपको कर्व जैसा दिखाई दे रहा है। ये कर्व जैसा जो पार्ट होता है इसको हम लोग इसलिए कंसिडर करते हैं ताकि जो आर्मेचर पे हमने जो वाइंडिंग जो लपटा है, ये जो आर्मेचर पर जो वाइंडिंग है वो बाहर ना आ जाए आर्मेचर के ऊपर। तो यही रीज़न की वजह से हम लोग ये कर्व वाला रीजन प्रोवाइड करते हैं। ये जो कर्व वाला जो रीजन होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पोल शू। आगे हम लोग और इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं आर्मेचर। तो ये जो आर्मेचर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के एकदम बीचों बीच रखा होता है। ये जो आर्मेचर होता है ये मैग्नेटिक फील्ड के एकदम बीचों बीच रखा होता है, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है और यहाँ पर ये जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है इसमें करंट फ्लो होता है, जिसके वजह से होता है कि ये जो आर्मेचर होता है ये घूमने लगता है। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो आर्मेचर होता है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से रखते हैं, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो कंस्ट्रक्शन। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच में हमने आर्मेचर को रखा है। अब ये वाइंडिंग में से करंट फ्लो होगा, ये आर्मेचर वाइंडिंग में से करंट फ्लो होगा, तो जो आर्मेचर होगा वो घूमने लगेगा, राइट। क्यों घूमने लगेगा? अकॉर्डिंग टू द लॉरेंस फोर्स। ये जो आर्मेचर वाइंडिंग में करंट का फ्लो जो होता है और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो होती है वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती है, जिसके वजह से होता है कि जो आर्मेचर है वो बेसिकली घूमने लगता है। तो यहाँ पर हमने बात किया आर्मेचर के बारे में भी, और आपको आर्मेचर प्रैक्टिकली भी हमने डिस्कशन किया। आर्मेचर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, बेसिक आर्मेचर। अगर आप बड़ी मशीन कंसिडर करो तो जो आर्मेचर होगा वो आपको बड़ा दिखाई देगा। और ये वाला जो पार्ट होता है, ये जो आर्मेचर होता है इसको हम लोग बेसिकली रोटर भी बोलते हैं। जो घूमने वाला जो पार्ट होता है मशीन में उसको हम लोग रोटर भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करना। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। यहाँ पर ये आपको जो दिखाई दे रहा है, पेन की नीब को आप केयरफुली नोटिस करना। ये आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये पेन की नीब आपको जो शो कर रही है, आपको जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट। अब ये कम्यूटेटर सेगमेंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, मैं आपको और विजिबल करके बताता हूँ। यहाँ पर ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, पेन की नीब केयरफुली नोटिस करना है, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आपको गैप जैसा दिखाई देगा, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से गैप जैसा दिखाई देगा पेन की नीब। यहाँ पर ये जो गैप जैसा आपको जो दिखाई दे रहा है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, मैं इसको थोड़ा और एक्सपांड करता हूँ ताकि हम लोग फिगर को क्लियरली नोटिस कर पाए। हाँ, तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये आपको जो गैप जैसा जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको बीच में जो गैप जैसा जो दिखाई दे रहा है, ये दो कम्यूटेटर के बीच में, दो कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में हम लोग प्रोवाइड करते हैं कुछ इस तरीके से गैप। और ये जो गैप होता है इसके अंदर हम लोग प्लेस करते हैं इंसुलेशन, और वो जो इंसुलेशन होता है बेसिकली होता है माइका का। तो यहाँ पर आप देखो, ये वाला जो पार्ट आपको जो दिखाई दे रहा है स्टील वाला पार्ट, जो कि आपको पेन की नीब शो कर रही है, जो स्टील वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट। अब ये कम्यूटेटर सेगमेंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, कम्यूटेटर की क्या रिक्वायरमेंट होती है, आप देखो। आपका जो डीसी मशीन है, डीसी मशीन में जो कम्यूटेटर होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जो कम्यूटेटर होता है वो क्या करता है, वो कन्वर्शन परफॉर्म करता है एसी टू डीसी। अगर आप ये मोटर को ये मशीन को अगर आप ऐसा जनरेटर के तौर पर यूज़ कर रहे हो तो आउटपुट आपको कैसा चाहिए, डीसी चाहिए। मगर यहाँ पर ये जो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है आर्मेचर वाइंडिंग में वो कैसा होता है, वो एसी ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो वो जो एसी ईएमएफ है उसे डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है बेसिकली ये कम्यूटेटर। और इनपुट में आप क्या दोगे, इनपुट में आप डीसी पावर दोगे, राइट। इनपुट में डीसी पावर आप किसके थ्रू दोगे, कम्यूटेटर के थ्रू दोगे, राइट। तो ये जो कम्यूटेटर होता है डीसी मशीन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो कम्यूटेटर है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कम्यूटेटर। ये जो कम्यूटेटर होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डीसी मशीन में। कम्यूटेटर जिसका एक और एक नाम होता है, कम्यूटेटर का एक और एक नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिट रिंग। तो डीसी मशीन में चाहे आप डीसी मोटर कंसीडर करो या फिर डीसी जनरेटर कंसीडर करो, कम्यूटेटर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कम्यूटेटर के बिना आपकी जो मशीन है आप उसको बिल्कुल भी डीसी मशीन नहीं बोल सकते हो। मशीन डीसी तभी बनती है जब हम लोग मशीन में लगा देते हैं कम्यूटेटर। तो यहाँ पर हमने बात किया कम्यूटेटर के बारे में। अभी मैं आपको बता देता हूँ ब्रशेज़ के बारे में। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये आपको जो दिखाई दे रहा है गोल्डन जैसा, यहाँ पर इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ब्रशेस। यहाँ पर आप देखो, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ब्रश। यहाँ पर ये आपको जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ब्रश। यहाँ पर अब ये ब्रश होता क्या है, यहाँ पर ये जो कम्यूटेटर होता है वो कुछ इस तरीके से लगा होता है। केयरफुली नोटिस करना, जो कम्यूटेटर होता है कुछ इस तरीके से लगा होता है। यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो ब्रश है वो हमारा कम्यूटेटर की सेगमेंट के ऊपर लगा है। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, क्लियर है या नहीं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जैसे कि मैंने आपको बोला, ये वाला जो पार्ट होता है
ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रश। थोड़ा मैं इसको और नज़दीक से बताता हूँ। ये जो आपको जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रश, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रश। और यहाँ पर आप देखो ये जो ब्रश होता है इसके साथ कुछ इस तरीके से कम्यूटेटर लगा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ब्रश है वो किस तरीके से कम्यूटेटर के कॉन्टैक्ट में, यहाँ पर आप देख सकते हो जो ब्रश है कुछ इस तरीके से कम्यूटेटर के कॉन्टैक्ट में लगा होता है। तो यहाँ पर ये जो ब्रश हमने जो कंसीडर किया, ये वाला जो पार्ट है ब्रश, इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर ये जो हमारे मोटर में जो कम्यूटेटर होता है वो कैसा होता है, घूम रहा होता है। ये जो कम्यूटेटर होता है वो आर्मेचर के साथ घूम रहा होता है कुछ इस तरीके से। और हमें क्या चाहिए होता है, हमें ये इलेक्ट्रिकल टर्मिनल चाहिए होता है। ये जो टर्मिनल आपको जो दिखाई दे रहा है ये इलेक्ट्रिकल टर्मिनल है। तो जो इलेक्ट्रिकल टर्मिनल है हम लोग चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल टर्मिनल है वो स्टैटिक रहे या फिर आप बोल सकते हो स्टेशनरी रहे। तो जो इलेक्ट्रिकल टर्मिनल है इसे स्टैटिक रखने के लिए या फिर स्टेशनरी रखने के लिए हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं कम्यूटेटर, हम लोग यूज़ करते हैं ब्रशेस, राइट। तो जो इलेक्ट्रिकल टर्मिनल है उसे कांस्टेंट रखने के लिए या फिर उसको स्टैटिक रखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ब्रशेस। अगर हम लोग ब्रशेस ना यूज़ करें, अगर नहीं यूज़ करेंगे तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रिकल टर्मिनल है उसको हम लोग बाहर नहीं ले पाएंगे। जो इलेक्ट्रिकल टर्मिनल आपको जो दिखाई दे रहा है उसको हम लोग बाहर नहीं ले पाएंगे अगर हम लोग ये ब्रशेस को ना यूज़ करें। तो ये जो ब्रश होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आगे मैं डिटेल में आपको बताऊँगा ब्रश के बारे में। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कैपेसिटर। अभी कैपेसिटर की क्या रिक्वायरमेंट होती है, जो कैपेसिटर होता है बेसिकली बैक ईएमएफ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जब मोटर आपकी काम कर रही होती है तो ऐसे केस में जो मोटर है उसमें ईएमएफ जनरेट होता है और वो जो ईएमएफ होता है उसको हम लोग बोलते हैं बैक ईएमएफ। तो जो बैक ईएमएफ है उसे हमें रिड्यूस करना पड़ता है। बैक ईएमएफ को जब हम लोग रिड्यूस करेंगे तो जो मोटर की जो स्पीड होती है वो और इंक्रीज़ करने लगती है। जो बैक ईएमएफ होता है वो मोटर की स्पीड को क्या करता है, अपोज करता है। तो अगर आप बैक ईएमएफ को अगर कम से कम रखो तो जो मोटर की जो स्पीड होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो जो बैक ईएमएफ है उसे रिड्यूस करने का काम आपका करता है ये कैपेसिटर। जो बैक ईएमएफ है उसे कंपनसेट करने का काम करता है, उसे एलिमिनेट करने का, रिड्यूस करने का काम करता है आपका ये कैपेसिटर, जिसकी वजह से जो मोटर की जो स्पीड होती है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है। तो ये बेसिक कंस्ट्रक्शन था डीसी मशीन का। यहाँ पर अगर आप देखो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, मैग्नेट दिखाई दे रहा है। ये हमने परमानेंट मैग्नेट कंसीडर किया है। परमानेंट मैग्नेट के बदले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कंसीडर करते हैं, राइट। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि परमानेंट मैग्नेट ही हो। छोटी मोटर के केस में हम लोग यूज़ करते हैं परमानेंट मैग्नेट, मगर बड़ी मोटर के केस में हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं फील्ड वाइंडिंग, जिसके वजह से क्रिएट होती है मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल। तो हम लोग उसके बारे में इन डिटेल डिस्कशन करेंगे डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन वाली वीडियो में। तो ये हमने डिस्कस किया प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन डीसी मोटर के बारे में, या फिर आप बोल सकते हो डीसी जनरेटर के बारे में। जो मशीन है वो ऐसा डीसी मोटर भी काम कर सकती है, डीसी जनरेटर भी काम कर सकती है।